नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आज फिर एक बेटी हार गई, आज फिर एक पिता हार गया है, आज फिर एक परिवार की हंसी दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई है। ग्वालियर, भोपाल, ग्रेटर नोएडा से मामले सामने आए हैं। एक एक करके बेटी को दहेज के लिए मारा जा रहा है। कभी बेटी की विदाई के साथ उसकी कीमत तय की जाती है, कभी कहा जाता है कि कुछ सामान दे दो, फर्नीचर दे दो अपनी बेटी को, कैश दे दो, और इस तरीके से दहेज सालों से मांगा जा रहा है। सवाल सिर्फ उन आरोपियों से नहीं है, सवाल समाज से है, सवाल उस सोच से है कि आखिर कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा, कब तक एक माँ की गोद यूं ही सूनी होती रहेगी और कब तक दहेज के नाम पर बेटियों की हत्या होती रहेगी। आज जनता की आवाज में करेंगे इसी पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के 79 साल बाद भी भारत में दहेज उत्पीड़न के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हाल ही में देश के 3 अलग-अलग शहरों में दहेज उत्पीड़न के मामलों में 3 महिलाओं की मौत ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। अब इस तरह के मामले गांवों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े शहर भी दहेज की कड़वी सच्चाई उजागर कर रही हैं। नोएडा, भोपाल और कर्नाटक में हुई 3 पढ़ी लिखी और योग्य महिलाओं की संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित की गई ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, भोपाल की ट्विशा शर्मा और कर्नाटक के बेलारी की ऐश्वर्या की जान ले ली। हालांकि अब तीनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई में जुटी है, लेकिन आखिर सवाल अब ये है कि दहेज के नाम का दानव कब तक बेटियों की जान लेता रहेगा। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक पर्सन अरविल मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष सिन्हा सर जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। रंजीता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट मैम, आपका भी स्वागत है। और अजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सर सबसे पहले यही सवाल आज मेरा है कि आखिर दहेज के दानवों का क्या इलाज है? ये दहेज प्रथा के नाम पर जो लगातार हो रहा है, बेटियों की जान जा रही है, इसका क्या इलाज है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में भारत 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, आपके माध्यम से इसकी निंदा करना चाहूँगा। और आपने ये विषय उठाया, विशेष रूप से आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और भारत 24 न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक विषय दहेज प्रथा का, ये बहुत ही दुखद है और आज भी ये प्रथा चल रही है। इससे बड़ा दुखद मैं समझता हूँ ये चीज़ है। और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी तो इसके खिलाफ है। हमारी पार्टी नहीं, समाज भी इसके खिलाफ है। लेकिन जहाँ तक विषय है इसे पॉलिटिसाइज़ करने का, मैं समझता हूँ इसे पॉलिटिसाइज़ भी नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सरकार का विषय है, तो सरकार इस विषय को लेके पूर्ण रूप से सख्त है। और जहाँ तक सरकार के सख्त होने का सवाल है, तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों हमारी, जहाँ-जहाँ हमारी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से इस विषय को लेके सख्त है। अगर इस प्रकार की कहीं घटनाएँ घटित होती हैं, तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है, किसी को नहीं बख्शा जाता, ना बख्शा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो समाज में सोचनीय विषय है और एक तरीके से सामाजिक विषय, इस पे सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है और सामाजिक एक तरीके से सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है। कानून है, इसके खिलाफ कानून है, लेकिन उसके बावजूद एक नहीं, 2 नहीं, हर दिन हम ऐसे मामले देख रहे हैं। क्या आप और कड़ा कानून को करने की जरूरत है? देखिए, कानून कड़ा करना एक सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हैं, आप हैं, हर किसी को सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फीमेल के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है दहेज को लेके, या किसी भी और नाम ले लो, उसको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी, तो ये लोग क्यों नहीं समझ पाते? ये ओवरऑल साइकिल है। आज मैं किसी की बहन को या किसी को बेटी को करा, तो कल वही सिचुएशन मेरे साथ हो सकता है। ये बात लोग को नहीं समझ में आता। हाँ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक कुछ इश्यूज है कि हस्बैंड वाइफ का नहीं बना, सास बहू का नहीं बन रहा, तो उसको बैठ के सुलझाओ। सुलझाने के जगह पर उसको मारना, जलाना या आत्महत्या पर उसको उस स्टेज पर पहुंचाना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस कानून को ऑलरेडी मुझे लगता है कि दहेज वाला जो कानून है, जिस पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाइप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कड़ाई किया हुआ है, इसको और ज़्यादा अच्छे से हम लागू करें, वो इम्पोर्टेंट है। और जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लड़की के माँ बाप है, मैं भी उसमें एक हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ, मैं भी किसी का पिता हूँ, जो अभी छोटी सी बच्ची है, तो इसमें लड़की वाले माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनको कदम उठाना चाहिए कि जैसे ही उनको पता चले कि उनकी बच्चियों की तरफ से कोई इश्यूज आ रहा है, उस पर वो कदम उठाएं। जो हम आजकल मतलब जो अभी तक चलता आ रहा है कि हमने बेटी को शादी कर दिया तो वो दूसरे घर की प्रॉब्लम में हो गई, मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम लड़कियों पर जो दहेज के प्रति
अत्याचार हो रहा है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। मैम लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका इलाज क्या है? क्या सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए दहेज के लोभियों का? लगता है कि अगर ऐसी कोई शादी हो रही है जिसमें दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उनका सामूहिक तौर पर बहिष्कार होगा तभी ये तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बल्कि अगर इसे अमली-जामा पहनाया जाए। मैं तो इससे ये कह रही हूँ कि जो एक नियम कानून दहेज के खिलाफ बने, उसमें एक चीज़ ये भी आना चाहिए कि एक लिमिट तय कर देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा खर्च आप ना करें शादियों में। क्योंकि जब हम आर्थिक इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, अभी जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें विदेशी मुद्रा के ये से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है कटौती करने की, तो मेरे ख्याल से ये शो और पंप जो है, जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इस पर भी एक लिमिट लगनी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप इतना फालतू खर्च। और दूसरी बात क्या है कि एक मोरल एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप दोनों के लिए काउंसलिंग्स की बहुत ज़रूरत है कि भाई अगर आपने लड़की को इतने ढंग से पढ़ाया लिखाया है तो फिर आप क्यों ही दहेज दे रहे हैं? आप रिफ्यूज़ कीजिए ना वैसी जगह शादी को। अगर 90% लड़की वाले जिस दिन रिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे, उस दिन खुद लड़के वाले इस मोड में आ जाएंगे कि वो आपके हिसाब से उस शादी को करें और सम्मानजनक तरीके से करें। हाँ, लेना देना एक अलग की बात है। मेरी भी बिटिया है, मेरा भी दिल करेगा मैं उसकी शादी में कुछ दूं, पर मेरा दिल करेगा तो मैं दूं। मैं किसी प्रेशर में ना दूं, किसी दबाव में ना दूं, या उस लेने या देने के लिए मेरी बेटी को कल किसी भी इस तरह की बुरी स्थिति से ना गुजरना पड़े। अभी ये जो 2 कांड लगातार हुए हैं, दोनों में लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी थी, और सबसे दुखद बात यह है कि जिस तरह के उसमें व्यूज आ रहे हैं, वो भोपाल वाली घटना में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटायर्ड उसकी सास हैं, उनके जब मैं वर्जन सुन रही हूँ तो मैं शॉक्ड हो जा रही हूँ कि आप एक मर चुकी लड़की के बारे में कह रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी। 1 साल आपका लड़का कोर्टशिप कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं चल रहा था? 5 महीने आपके घर में आकर वो इतनी बड़ी ड्रग एडिक्ट हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया। और अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने तभी उसके माँ बाप को क्यों नहीं फोन किया? क्यों नहीं कहा कि हाँ भैया ठीक है, आपकी ये लड़की हमारे घर में संभलने लायक नहीं है, आप इसे ले जाइए? तो ये जो तरीके हैं, जो मतलब इस तरह की जो एक सोशल क्रूरता है, वो दूर होनी चाहिए। और मतलब ये बहुत ही दुखद चीजें हुई। ये बहुत दुखद है। लेकिन मैम क्या लगता है कि दहेज लेना, दहेज देना, ये क्या स्टेटस सिंबल है क्या? आजकल लोगों को लगता है कि हम इतना देंगे, इतना दिखावा होगा, समाज को दिखाएंगे, ये कैसे खत्म होगा? देखिए आप उसमें अगर प्रीति जी देखें तो आज का पंप एंड शो का बहुत ज़माना है। मेरी जेब में 2 रुपये नहीं है, लेकिन मैं खर्च 10 रुपये करना चाहता हूँ। उसी का ये नतीजा है, जो कि आज अगर मैं आज वीडियो देख रही थी, उसमें दीपिका नागर के फादर की एक स्टेटमेंट आ रही थी कि उन्होंने मेरी लड़की की शादी 2024 11 दिसंबर को हुई, उसके बाद वो लगातार वहाँ प्रताड़ित होती रही। हम लोग बैठ के उसका संज्ञान लेते रहे। आप संज्ञान लेते रहे, आपने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कदम किया तो उसे घर लेके आते या पंचायत बिठाते। आपने न पुलिस कंप्लेन करी आज तक, क्योंकि आप कल भी जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे पहले दिन भी वो गए। अगर आपने कोई लग रहा था कि वो दहेज के लोभी हैं, उन्होंने कहा मुझे तो फॉर्च्यूनर मिल रही थी पहले, तो जब आपको आज पता है, आज आप चैनल पे बोल रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर है, तो ये आपको रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। ये भी मानसिकता अपने पेरेंट्स को भी, लड़की के पेरेंट्स को भी और लड़के के पेरेंट्स को भी बदलनी होगी। आज जो भी दोनों घटनाएं हुई हैं, दोनों नोएडा की बच्चियां हैं, और एक की भोपाल में और एक की नोएडा के अंदर। जो भोपाल में है उनकी जो मदर है रिटायर्ड जज हैं, खुद उसका हस्बैंड क्रिमिनल लॉयर है। अगर हम देखें तो हम एज ए लॉयर अगर अपनी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाते हैं, ना कि हम हत्यारे बन सकते। अगर आप उस स्टेटस में हैं और आज आप मरने के बाद उसके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत शेमफुल है। और एक लेडी हो के आप एक लेडी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रही हैं जिनको जस्टिफाई अब मरने के बाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैंने और मेरे बेटे ने विद इन 3 मंथ्स 8 लाख रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा। अगर आपने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करा तो आपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बताया? उससे बैठ के बात क्यों नहीं करी? आपने एक बात कही कि मैंने इसको मध्यस्थ केंद्र के लिए कोई एक लेटर इशू हो रहा था जिसकी उसकी 12 घंटे की या 14 घंटे की ट्रेनिंग होनी थी। आप बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी बंदा, अगर वो प्रेग्नेंट थी, कोई भी लड़की ऐसी हो सकती है आज के समय में भी, चाहे कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, जो प्रेग्नेंट होगी वो अबॉर्शन कराने के लिए इतना झटपटाएगी नहीं। आप फिर भी उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो बच्चा पता नहीं किसका था।
ऐसे हाँ उसके किसका है, उसके बाद में आप ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो ये शेमफुल वाली बात है। और रही बात दहेज की, मेरा मानना तो ये है जिस दिन दहेज की बात शुरू होती है उस दिन समझ लीजिए आपने अपने बेटी को सूली पे चढ़ा के भेजा है। अगर इन सब चीज़ों से आज भी, जबकि हमारे यहाँ जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी सरकार में सेंट्रल में आए उन्होंने एक ही नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को तरक्की दिलाओ। अगर आप आज हम एजुकेटेड हैं तो हम क्यों इतना दब जाते हैं कि दहेज के लिए अगर लड़के वाले मांग रहे हैं तो आपके अंदर इतनी ताकत आज तक क्यों नहीं आई, या हमने अपनी मेंटल स्टेटस इतना क्यों नहीं सेट करा कि हम अपनी बेटी को अपने घर में रख के उनको बड़ा कर पाए। ठीक है सर, क्या आज जो परिभाषा है वो दहेज की बदल चुकी है? लोग कहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आप गिफ्ट अपनी बेटी को दे सकते हैं, फर्नीचर दे दो, सोफा दे दो, एसी दे दो, फ्रिज दे दो। मतलब क्या ये परिभाषा बदल चुकी है और लोग उसे पूरा भी कर रहे हैं? देखिए हकीकत ये है कि 99% जिनके लड़के होते हैं वो किसी न किसी बहाने कुछ चाहते हैं। अगर दहेज नहीं भी ले रहे हैं तो भी वो इनडायरेक्ट वे पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये आपको ये एक साइकोलॉजी है। और जिसके लड़की होती है उसको बेचारे को गुजरना पड़ता है सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से। दूसरी आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा जो इसमें दुखद बात आ रही है कि तमाम ऐसी मामले हैं, हर शादी का मस्ट भी रजिस्ट्रेशन हो, उसके साथ दोनों के आय प्रमाण पत्र लिए जाए, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके फिक्स एसेट्स क्या है, इसके बाद आफ्टर मैरिज क्या है और बिफोर क्या है, ये चीज़ मस्ट भी होनी चाहिए। तीसरी आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आईपीसी का 498 है दहेज वाला, उस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट, कोई कड़ा कानून न लाया जाए। कड़ा कानून लाने से क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, बहुत संबंध टूटे। दूसरे सबसे मेन बात है लड़के लड़की की भी एडवाइस अगर उन लोगों को पसंद है, एक साथ के बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ के उसमें, तो माँ बाप प्रोत्साहन दे। हकीकत ये है कि माँ बाप जो लड़के के होते हैं वो हमेशा ऐसे संबंधों में, अगर मान लीजिए एक लड़का भी डॉक्टर लड़की भी डॉक्टर है तो आपकी लड़की को लड़का डॉक्टर दूसरा नहीं मिल पाएगा और लड़के को भी लड़की डॉक्टर नहीं मिल पाए, तो ऐसे संबंधों को प्राथमिकता दी जाए, नंबर एक। दूसरी आपको बता रहे हैं बेहद अफसोस की बात है, इसके लिए अगर वास्तव में प्रयास किया था किसी समय संजय गांधी ने किया था मगर इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। उस समय दहेज के लिए कॉलेजों में साइन हुए मगर अफसोस की बात लड़कियों ने साइन नहीं किए थे। क्योंकि आज ये भी है कि तमाम बच्चियां ये भी हैं कि अगर हम जाएं तो ऐसी जगह जाएं जहां बढ़िया बंगला हो, कार हो। कई जगह लेडीज़ भी, ये बात एक बार इंदिरा गांधी ने स्वयं कही थी कि बेहद अफसोस, संजय गांधी ने भी स्वीकार की। इसके अलावा ये है कि हर लड़की ऐसा नहीं कि दहेज चाहती, वो जहाँ पे अगर उनके सेमी वो है तो उसके माँ बाप ही शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरी दहेज में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई विवाद होता तो लड़की को कंपनसेशन तुरंत दिया जाए। अगर कोई तारीख में भी जाए तो उनको जो मनी है वो ज़्यादा कर दी जाए, अगर डेट में भी आए और पारिवारिक न्यायालयों में हो। वास्तव में जो बड़ी कोर्टें हैं वो इतना नहीं जितना समाज या वो, यही एक वजह। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये बहुओं के नाम कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुओं के नाम प्रॉपर्टी होगी तो दहेज हत्या नहीं होगी, कोई भी अपनी बहू को नहीं। सिखों में यही है, पारसी में यही है, सिखों में पारसी में यही है, यही एक वजह है। कुछ कहना चाहिए? जो अभी इन्होंने कहा कि बहुओं के नाम प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए, इससे अगर आप ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी अगर बहुओं के नाम हो जाएगी तो नहीं सेल के राइट, ये तो दोनों कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं ना। प्रॉपर्टी भी नाम करते हैं, सेल का राइट भी नहीं होना चाहिए। देखिए दहेज, अगर दहेज में चाहे कुछ भी है, अगर दहेज आप ले रहे हैं दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नाम करने से या आपको जो नहीं, दहेज में 8 साल क्या है, 7 साल है सर, 7 साल है दहेज का केस करने के लिए। उसके अंदर ये ऐसे नहीं सर, ये सब जो लगा के तो आप उसको बांध रहे हैं, आप उसको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, उसको वो एजुकेट होने ज़रूरत है। और भाई साहब एजुकेटेड होने की, और ये जो मानसिकता है ना पुरुष प्रधान समाज, ये कह रहे हैं कि अगर बहू के नाम होगी प्रॉपर्टी तो फिर ऐसा होगा कि उसको मारेंगे नहीं। मारना मतलब मारना ये सोच रहे हैं उससे सोल्यूशन निकल आएगा, उसका सोल्यूशन मारने का नहीं निकलेगा। ये आप ये उसके जो रीज़न इन्होंने बताया, जो कि मैं ये तो इनकी बात से सहमत हूँ कि कोर्ट उनको शुरू में
में उनको जो कंपनसेशन है दिलाए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बहुओं के नाम प्रॉपर्टी करके और उनको मारना जिसको भी होगा, अगर प्रॉपर्टी मर जाती है तो फिर उसके पति के नाम आ जाती है, उससे कहाँ फर्क पड़ेगा। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं, कंडीशन आपके मानसिकता को चेंज करने की है। अगर हमारे समाज को आज ही समझना होगा कि आज हम 21वीं सदी में हैं और हम आगे के लिए भारत पटल पे चमकने जा रहे हैं और चमक भी रहे हैं, तो हमें ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी कि पुरुष प्रधान देश है और औरतें आज भी वही चूल्हा चौके वाली है। वही सोच नहीं बदल पा रही है। हाँ, तो जो अभी सर का सवाल था ना कि प्रॉपर्टी हम फीमेल के नाम पर या बहू के नाम पर करते, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर कोई फीमेल मैरिड है और उसके बाद उसका डेथ होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी ससुराल में ही रह जाती है, तो फिर मार ही देगा, तो फिर खर्च करेगा। तो इसलिए ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपको मानसिकता सोचना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और समाज को बदलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों से ही जान लेते हैं, ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। बताइए आपको क्या लगता है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आज हो रहा है, जिस तरीके के केस आ रहे हैं, जो दहेज के दानव है, इनका क्या इलाज है, कैसे ये सब बंद हो पाएगा? इसका इलाज कभी नहीं होगा, ना कोई कर पाएगा। क्यों, कौन करेगा? अगर मैं अपनी बेटी की शादी करने जाऊंगा तो किसी किसान लड़के से नहीं करूंगा। मुझे चाहिए क्या? दरोगा चाहिए, कोई ऐसा बैंक मैनेजर चाहिए, बैंक क्लर्क चाहिए। क्यों भाई? हम जिस लेवल में उस लेवल में चाहिए, हम अपने हाई लेवल, हम अपने ऊंचे लेवल से करेंगे। लेकिन वो तो होता है ना कि हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी को सुख मिले, तो उसका सुख है ये थोड़ी ना मतलब है। कैसे सुख मिलेगा? जो अपने माँ बाप अपने बच्चे के पीछे 10 लाख 20 लाख रुपए लगाया, वो क्या करेगा? और लड़की के नहीं, तो बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, मतलब सिर्फ बेटे को पढ़ाया जाता है, बेटियों को नहीं पढ़ाया। मैं क्या कर रहा हूँ? बेटियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटी के बाप खुद जाते हैं। अगर मेरे लड़के हैं, मेरा लड़का मान लो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, अब मुझे पता है कि अभी 2 साल शादी नहीं करना, लड़की वाला कहेंगे आप एडवांस मेरे 25 लाख रुपए ले लीजिए, 2 साल के बाद शादी करना। इसको कौन खत्म करेगा? समाज के ही लोग खत्म करेंगे ना। हमारी बेटी है या हम किसी लड़के को कर रहे हैं तो आपस में एक दोनों को मिल करके करना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो यहाँ खुद उसको प्रपोज कर रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि चाहे कोई दहेज ले रहा हो या कोई दे रहा हो, वो गलत है। जी नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल गलत है। और ये जो भाई साहब लॉजिक दे रहे हैं, कौन सा लड़की का बाप नहीं चाहेगा कि जो जिसके हम शादी कर रहे हैं वो लड़का सुसज्जित हो, पढ़ा लिखा हो, 4 पैसे कमाता हो, जो हमारी बेटी को तकलीफ ना दे। जी, अब इसका क्राइटेरिया यह नहीं है, इसका क्राइटेरिया यह है कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे खान पीन क्या है, हमारे पारिवारिक रिश्ते क्या है। इसी हिसाब का रिश्ता आगे ढूंढना चाहिए कि वो भी संस्कारी हों, वो भी शाकाहारी हों, वो भी भगवान की पूजा करते हैं या अल्लाह की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी उस संस्कार से मिलते जुलते हों, ताकि हमारी लड़की जाए जो संस्कार, जो माहौल हमने यहाँ दिया है, वही माहौल सामने भी मैच कर रहा हो। ऐसी जगह पे विवाह करेंगे तब जाके जो है समन्वय। शादी तो ऐसी जगह पे कर रहे थे ना, वो हिंदू थे सब, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो ऐसा हो रहा है। संस्कार की कमी रही ना। वो तो ये चाहते हैं कि हमारी बहू आएगी तो हमारे पैर मालिश करेगी, हमारे खाना बनाएगी, हमारे घर में पोछा। अरे काहे करेगी भैया? जब पढ़ी लिखी है, तुम्हारे बच्चे के बराबर पढ़ी लिखी है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख है, तुम्हारा लड़के की शादी में स्कॉर्पियो दे दिया, बाप को बुलेट दे दी, देवर को जो है अंगूठी दे दी। जब इतना ढेर सारा भारी भरकम उसने दिया है तो तुम्हारे यहाँ काम क्यों करेगी वो? जी, पढ़ी लिखी है वो। आप तो वो संस्कार छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि हमारे बच्चे सुखी रहें, बेटा बेटी अच्छे से जॉब करें, 2 पैसे की कमाई हो और घर में सुख समृद्धि हो। और किसी से जो सर्विस लेने की अपेक्षा है ना, अगर ये बंद हो जाए, अगर सर्विस लेने की अपेक्षा बंद हो जाए, तो शायद है कि दहेज में भी कमी आएगी और ये दहेज हत्या में भी कमी आएगी। मतलब क्या सोच के लोग शादी करते हैं, और अगर सामने से कहा जाता है कि अपनी बेटी को तो आप दोगे ना, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, अपनी बेटी को तो दोगे, इसका क्या मतलब है? क्या पता नहीं चलता कि सामने वाले की नियत क्या है? देखिए, है जो कन्या वरयते रूपम, सभी लड़की का इच्छा होता है कि मेरा पति सुंदर हो, माता वित्तम, और माँ को इच्छा रहती है कि खूब धनवान हो, सुखी घर में जाए। और पिता श्रुतम, और पिता जो हैं वो देखते हैं लड़का कैसा पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो है दहेज का प्रथा तो हमारे हिसाब से खत्म हो गया है, क्योंकि लड़की भी पढ़ी लिखी हुई रहती है। कहाँ खत्म हुआ है? मार रहे हैं, 3 केसेस सामने आ गए। देखिए, मार रहे हैं तो लड़की का भी दोष है उसमें कुछ। तो लड़की को चाहिए कि अगर आप स्वतंत्र हैं,
आपको नहीं बन आपसे नहीं बनता है तो आप अलग हो जाइए, दूसरी उसका समाधान है। आत्महत्या या सुसाइड इसका समाधान नहीं है। उसको तो उकसाया जा रहा है ना आत्महत्या के लिए, क्या पता मारा गया हो, किसे पता है। देखिए, मारा गया हो ये तो क्रूरता हुआ, ये तो नीचता हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं उनसे बन रहा है तो आप तलाक दीजिए, समाधान है उसका। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि दहेज के चक्कर में कोई लड़की को मारेगा। और एक चीज बता रहा हूँ आपको कि पढ़ी लिखी लड़की है, पंडित जी ने बोला सही बात है कि आपको अगर नहीं जचता है तो आप छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि लड़की को ही लड़का मारता है। कितने केसेस हुआ। अरे वो आते हैं सर, वो 100 में 1 केसेस आते हैं और वो 100 में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? लड़कियों को मारा जाता है, हनीमून मना के ले जाते हैं। वो भी गलत है, वो भी गलत है, लेकिन वो हजारों या लाखों में एक मामला। नहीं आपने एक मिनट सर, नहीं यहाँ पर अब वही बात है ना कि अगर 1000 में लाखों में एक मामला आ रहा है कि किसी एक लड़के को मारा है, वो भी गलत है, लेकिन आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ही हो रहा है। यही तो मानसिकता है ना जिसको बदलना। ये होगा कैसे? हर बात में ये कह देना। अभी भी हम देखें, अगर चर्चा करें लोगों से तो कहते हैं लड़कों के साथ भी तो ऐसा है, लेकिन आप रेशियो तो कंपैरिजन करेंगे ना। नहीं, देखिए असल में चक्कर ये है, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक हैं इस देश में, दुनिया में, तो उन चीज़ों से अलग रहना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। सब कुछ होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। पर ये होगा कैसे सर? एक बार बताइए, आज भी शादी के नाम पर अगर नॉर्मल से नॉर्मल शादी करते तो कहते कितना खर्चा हो जाएगा? 10 से 15 लाख। क्या होता है ये 10 से 15 लाख? मतलब समझ रखा है लोगों ने, सोना देना है, ये देना है, घर का सामान। क्यों ये माइंडसेट है? तो ये कैसे चेंज होगा? नहीं, अब चक्कर ये है, ये हो भी भारत में रहा है, किसी अन्य राष्ट्र में हो तो एक अलग चीज़ है। जहाँ हरिद्वार हैं, ऋषिकेश हैं, जहाँ आध्यात्मिक गुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, शांति की बात की जाती है, बावजूद इसके इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। हमें अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। नंबर 1 तो अपने रिलीजन से अगर हम जुड़ते हैं, संतों की महंतों की एक तरीके से सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटनाएं एक तरीके से कम होंगी और ये सामाजिक चिंतन का विषय है। नंबर 2। नंबर 3 जहाँ तक विषय एक तरीके से जो सोच है लोगों की, फॉर्च्यूनर और ये स्कॉर्पियो और ये लैंड क्रूजर, इसके आधार पे शादी, ये किसने आखिर बताया? और ये तो हमारी इस रीजन में, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इस रीजन में तो मैं समझता हूँ होता नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों ने एक तरीके से शुरू किया था। फिर जो खाप पंचायत हैं, जिनका कुछ लोग कहते हैं वो एक अलग विवाद हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन खाप पंचायतों ने इसका विरोध किया और उसके बाद इस रीजन में तो कम से कम शांति है। बाकी दूसरे रीजन की अगर बात कर जाए तो वहाँ भी मैं समझता हूँ जो भी सामाजिक लोग हैं उन्हें इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आज भी कई जगहों पर, इवन कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बकायदा बताया जाता है कि लड़की के घर से ये आया है। अब जब 10 लोगों के सामने माइक पे ये बताया जाएगा कि लड़की के घर से सोने की चेन आई है, ये फर्नीचर आया है, ये भाई ये तो स्टेटस वाली बात हो गई ना। एक लड़की के घर वालों ने दे दिया उसको, दूसरे की नहीं है इतनी देने की क्षमता, तो उनको तो ये लगता है कि भाई समाज में हमारी नाक कट गई है। यही तो तोड़ना है ना, ये जो चक्र चला आ रहा है, ये चक्र कैसे टूटेगा? देखिए, ये चक्र हर किसी को अपने लेवल पर सोच उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरा समाज सुधर जाए ये हो नहीं सकता। अगर मेरे घर में बहन है या बेटी है तो मुझे पहले वहाँ से सोचना पड़ेगा कि मैं अपने हैसियत के अनुसार या मैं कुछ भी ना दूँ। सबसे पहला सोच यहाँ से, क्योंकि ये सोचेंगे कि दूसरा करे फिर मैं करूँ, वो कभी नहीं होना है। एक जो छोटा सा बात बताता हूँ, हम लोग जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, एक मोहल्ला में रहते तो पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता था, ठीक है। आज हम अपने सामने वाले फ्लैट वाले को नहीं जानते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे पास मेरे शादी का रिश्ता आया तो जो लड़की वाले की जो फादर आए, उन्होंने सिर्फ अपना गांव का नाम बताया और हमने 5 मिनट के अंदर एक एक चीज़ R&D पता कर लिया। रीजन इज दैट कि हम उस गांव के और भी 10, 20, 25 लोगों को जानते थे, तो वहाँ पर लोगों का सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ था। आज हम आसपास वाले को भी नहीं जानते हैं, तो वहाँ से ये पता चलता था कि वो फैमिली कैसी है, क्योंकि शादी लड़का लड़की का नहीं होता, ये एक परिवार का होता है, एक समाज का होता है, ठीक है। तो आज क्या होता है कि हम किसी मैट्रिमोनियल साइट पर या किसी ने रेफर कर दिया, हम शादी कर लेते हैं, पता ही नहीं कि उस फैमिली का हिस्ट्री क्या है, नहीं है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए, सोच बढ़ाना चाहिए, और ये कदम कोई दूसरा उठाए फिर मैं उठाऊँ, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले ये कदम हमें उठाना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे समाज में कुछ बदलाव का उपाय हो सकता है। मैम, थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आई थी कि उत्तराखंड के 1-2 गांव ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया था कि चाहे आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, पूरे गांव के लिए ये रूल था कि आप 1 या 2 तोला ही सोना देंगे, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, चाहे आपका स्टेटस कितना भी हो। तो वाकई ऐसा लगता है कि ऐसा ही हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए, सबको, चाहे आपके पास कितना भी पैसा ना हो, क्योंकि आप देंगे दूसरे इंसान को लगेगा कि मैंने नहीं दिया, तो इसे तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और जहाँ तक है 10 साल में उत्तराखंड में
में रही हूँ और मैंने एक ये चीज़ देखी है, मुझे लगता है कि प्रताड़ना के केसेस जो हैं एटलीस्ट वहाँ कम है। लेकिन फिर भी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि देश भर में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, सीधे से ना करने की ज़रूरत है। से नो। अगर डॉरी की डिमांड कहीं से आ रही है, भाई मैं लड़की को 5 साल अपने पास घर में बिठा लूंगी पर मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। और जब तक हर एक इंसान, हर लड़की का माँ बाप ये नहीं डिसाइड करता, ये सुनिश्चित नहीं करता है कि मुझे मना करना है, तब तक इस तरह के प्रेशर आते रहेंगे और इस तरह की चीज़ें देखकर जो हमेशा लड़के वाले हैं उनका दिमाग बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ें मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल तौर पे भी थोड़े से बहिष्कार जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। ज़्यादा शो ऑफ, ज़्यादा पंप एंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप इसको किसी और मद में किसी और तरीके से खर्च कर लीजिए ना। और जो तुमने कहा कि एक अगर लिमिटेशन बाउंडेशन हो जाए, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट की ओर से भी आ जाए कि भाई अपनी आय के हिसाब से, चलो मैं ये मान लेती हूँ कि आप अपने जैसे आप टैक्स भरते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हर किसी के लिए एक मिनिमम स्लैब तय कर दिया जाए कि भाई इससे ज़्यादा खर्च आप शादी में नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार होगा और लड़कियां जो हैं वो ऑन करना सीखे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो तुरंत आप काउंसलिंग करो, तुरंत आप अपने माँ बाप से बात करो। और आप किसी भी प्रेशर में, अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड तो कतई मत करो। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अनहैप्पी चीज़ें होने वाली हैं तो आप सीधा वहाँ से क्विट करो। और माँ बाप को भी ये बच्चियों को बताना चाहिए कि शादी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सोशल इशूज और स्टेटस की बात नहीं है कि लड़की वापस आ जाएगी तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमें इस टैबू से ऊपर उतरना होगा। हमेशा क्या होता है, लड़कियों को बताया जाता है, जैसे इसके एक चैट में दिखा है कि इसकी मम्मी ने बोला है, त्रिशा की मम्मी ने, कि अम्मा से बात करो, अम्मा से बात करो। क्यों करो भाई? जब लड़की बार बार आपसे कह रही है कि मम्मी मैं यहाँ घुट रही हूँ, तो उस वक्त लड़की की माँ का फर्ज है कि वो सीधे से कहे कि बेटा मैं आ रही हूँ, तुम मेरे पास आओ। तो प्लीज उसको इस तरह के प्रेशर मत डालिए कि लड़की अंडर प्रेशर में आकर कुछ भी इस तरह का कर ले या ससुराल वाले आराम से इस घटना को अंजाम दे सके। हम भले यहाँ पर दहेज लेने देने को गलत बताएं इसको लेकर, क्योंकि वैसे तो आप देखिए कानून है, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट के तौर पर यह होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी ये है कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, और यही समाज के 4 लोग क्या कहेंगे ये बेटियों की जान ले रहे हैं। जब बेटी बता रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो क्यों नहीं अपनी बेटी को ले आते? बाद में रो रहे हैं कि ऐसा हो गया। पहले ही जब ये देखा जा रहा है तो बिन किसी लोगों के सोचे उसको क्यों नहीं बुलाया जाता? मतलब ये कौन सी मानसिकता है? देखिए प्रीति जी, यही मानसिकता तो है जो हमेशा, जब लड़की एक बार जब शादी हो जाती है तो माँ बाप का कहना है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि बेटी को घर बिठा लिया। वो समाज, मैं कहती हूँ आज के समय में वो जो भी समाज है, पहले समाज से क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मेरी बेटी का आज जैसे इनके साथ हुआ है, इनकी बेटी के साथ हुआ है, जो कि ये समाज के डर के मारे या जिस भी वजह से ये अपनी बेटी को दिसंबर 24 से लेके आज तक नहीं ला पाए, और आज जो समाज इनके पीछे खड़ा है, क्या उस समाज को उस समय साथ नहीं देना चाहिए था, या उस समय ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि आज अगर मेरी बेटी वहाँ घुट रही है, वो बार बार मैसेज कर रही है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, तो सबसे पहले राइट माँ बाप का है, उसके बाद आपकी फैमिली का है, फिर उसके बाद आपकी पंचायत का भी है, उसके बाद आपके पूरे समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद तब भी आपको जाने, बेटी वो आपकी पहले है, समाज की वो बाद में। आज उसके फादर ने एक वर्ड कहा, अकेली ये मेरी ही बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है, आज मेरी बेटी है, कल किसी की बेटी। ये जो शब्द आज उन्होंने बोले, अगर ये इन्होंने अपनी बेटी के समय में पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया होता तो आज दीपिका नागर आज हमारे बीच होती। और रही बात कानून की, अगर कानून बने हैं तो सबके प्रॉन एंड कॉन्स होते हैं। आज देखिए, जो हमारे पहले औरतों के ऊपर इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का इन्हेंसमेंट करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया कि भाई लेडीज को न्याय नहीं मिलता। 498 है, पहले से चला आ रहा है। डाउरी है 304B में, अभी भी डाउरी है। लेकिन कितने लोग, आज का समय ऐसा है, बहुत लोग तो डरते हैं कि पुलिस, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे प्लेटफॉर्म से कहूँगी, जो मानसिकता समाज को बदलनी है तो ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी बदलनी होगी। ये हमारे उसमें इसको भी दिखाना होगा, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, उनको अगर कोई चीज़ें होती हैं उनको इमीडिएट बेस पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई सही है तो उसके आगे चलना चाहिए, ना कि आप ये देखिए भोपाल में अभी तक FIR दर्ज ना होकर 3 दिन बाद FIR दर्ज
हुई, ये भी एक हमारा, हाँ ये भी एक हमारा लैक ऑफ पॉइंट है समाज के अंदर। और समाज को तो आना ही चाहिए, जो ये कृतियाँ हैं जो आज हमने अपनी बेड़ियाँ लड़कियों के हाथ पैरों में डाली हुई हैं, कि समाज क्या कहेगा। जब तक ये बेड़ियाँ और हमारे ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता चेंज नहीं होगी, तब तक ये हादसे दिन पे दिन होते रहेंगे। बिल्कुल सर, इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे अगर ये जो मानसिकता नहीं बदलती है। लेकिन कैसे ये सब कुछ होगा, सवाल यही है। और कितने सपनों से एक पिता अपनी बेटी की शादी कराता है और जब वो कफन में लौट के आती है तो उनका कलीजा फट जाता है। मतलब देखिए है क्या, होना ये चाहिए जो लड़के वाले हैं वो जो बहू आए उसको भी जिस तरह से अपनी लड़की को रखते हैं उस तरह से सोचना होगा। वो परिवार ज़्यादा अच्छे हो गए हैं जिन्होंने अपनी बहू को लड़कियों के तरीके से समझा। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली रूप से, एजुकेशन में, हर एक उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम पारसी समाज है। वहाँ जो प्रॉपर्टी है पारसी समाज का। आप टाटा की हिस्ट्री पता लगाइए कि उनके यहाँ एक बार मंदी हुई तो उनकी जो दादी थी उन्होंने अपने बहुत कीमती हार जो कोहिनूर के रेट के बराबर था उसको उन्होंने सेल करके टाटा इतना बड़ा खड़ा किया। बीच में फिर डाउन हुआ, गोदरेज में भी यही हुआ, यही पोजीशन नुलसी वाडिया के यहाँ हुआ। तो उनके यहाँ क्या है कि वो लोग महिलाओं को प्राथमिकता देते, इज्जत देते। उनके यहाँ एक भी मामला नहीं हुआ। दूसरी, मुस्लिम में एक बोहरा समाज है जो बहुत रिच माना जाता, उनके यहाँ भी महिलाओं का पूरा मैनेजमेंट है। एक जात और होती है मुस्लिम में, उनको बोलते हैं बिसाती। तो उनके यहाँ वो कहते हैं कि कसम से मैंने ये 5 रुपए 1 पैसे खरीदा है और आपको हम 5 रुपए 1.5 पैसे दिए दे रहा हूँ, 2 पैसे, 1 पैसे का फायदा। मगर वो क्या करते हैं, कोई सामान लेते हैं तो बहू के नाम धर देते हैं, बहू फिर उसको बेटी के नाम, तो 10 पैसे उन्होंने कमा लिए, 10 ये। तो उनका सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सिंधी समाज में कोई भी दहेज का मामला होता है उनके यहाँ पंचायत होती। टिकैत साहब बैठ करके पंचायतें सुधारते थे और पंचायतों में सबसे पहले निर्णय करते थे। उसका रिजल्ट था, जाट समाज में गुजरों में नहीं था, अब जाट और गुजर में हो गया, सभी में हो गया। तीसरा, कोई कानून कड़ा ना किया जाए। 458 का बन गया कानून, मगर थानों में है कि आप FIR कराने जाए तो 498 बगैर SSP या कमिश्नर के इजाज़त के नहीं हो सकती है। दूसरा, महिलाओं को भी, नई बच्चियाँ वो गलत लोग उनको गाइड कर देते हैं, कुछ एडवोकेट्स, कुछ माँ, उनके भाई उनके बहकावे में ना आए, अपने परिवार उनको बसा के चलना। अच्छा, लड़की मायके इसलिए नहीं आती है कि लड़की सोचती मेरी शादी हो गई, मुझे अब वो घर बनाना है, मगर नहीं बना पाती, उसी बीच में मर जाती। जिन्होंने कहा लड़की को करना चाहिए, हर काम लड़की को करना चाहिए, किसी लड़के को नहीं करना चाहिए या लड़की के लड़के की फैमिली को नहीं करना चाहिए। इन्होंने केवल एक ही चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, लड़की को समाज का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लड़की को भी और लड़के को भी सेम देनी चाहिए, कि अगर 498 होगा तो वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है ना। समाज की एक फैक्ट बतला रहे हैं, समाज की मैं बता रहा हूँ, मैंने लगभग 1000 न्यूज़ें वर्ण की कवरेज की है। वर्ण की एक MBBS में सर्जरी में पढ़ाया जाता है कि रूल ऑफ 9 वर्ण, ये है रूल ऑफ 9 वर्ण। तो हम लोगों ने उसको पढ़ा, कितने परसेंटेज लेडीज़ वर्ण है, कितने डिग्री है, हम लोग बता देंगे, 2 घंटे बचे कि नहीं, वो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें उसको नोन पाया। हकीकत है लेडीज सुसाइड नहीं करती है, मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिंदुस्तान में अफेक्टेड होती हैं, शासन प्रशासन बना लेता है। दूसरी क्या है कि महिलाओं के लिए जो पंचनामा होता है उसमें ससुराल वाले होते हैं, जैसे जज साहब वाला भी हुआ है मामला, उनकी बहू का, 5 उनके। दूसरी आप समझे, जज साहब ने वीडियोग्राफी नहीं कराई। और यही नहीं, इसके अलावा आपको बताएं तमाम जगह सुसाइड नहीं होता, लड़कियों का मर्डर होता है। और सोचिए, एक माता पिता अपनी बेटी को कितने नाजों से पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, अरमानों से उसकी शादी करते हैं, उसे लाल जोड़े में भेजते हैं, लेकिन जब वही बेटी कफन में लिपट कर आती है तो सोचिए कलेजा उनका चीर जाता होगा। और सोचिए किस तरीके से जो अरमान उनके थे वो सारे धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दहेज के लोभी हैं, जो ये भेड़िए हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। ना दहेज आप लीजिए, ना दहेज दीजिए, तभी इस देश की ये तस्वीर बदल पाएगी, वरना इसी तरीके के मामले सामने आएंगे और बेटियों की जान जाती रहेगी। ये तस्वीर हम सबको मिलकर बदलनी होगी। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।